अविनाश गुप्ता जी, आपको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। किस तरह का ऑन ग्राउंड व्यू है एज ऑफ नाउ? इतने ज्यादा भारी वॉल्टिलिटी में क्या खरीदारी है मार्केट्स में, क्या कर रहे हैं लोग? नमस्कार मनीषा जी। जैसे अभी आपने अजय भाई से पूछा कि शादी के ग्राहक को क्या करना चाहिए, शादी के ग्राहक वापस बाजार में आ चुके हैं। मैं आपको ये ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ। और जो लोग इन्वेस्टमेंट में नीचे के दाम में नहीं खरीद पाए थे और एकदम तेज हो गया था, उसमें भी इन्वेस्टमेंट फिजिकल बाइंग आ रही है। और ये जो प्राइस करेक्शंस हो रहे हैं, ये करेक्ट प्राइस डिस्कवरी की तरफ मूव कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जैसे अजय भाई ने बताया, $95 का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अपने को ये रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा। और $70 का जो सपोर्ट अजय भाई साहब ने बताया, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। मुझे ये लगता है कि 80-85 के बीच में एक बार स्टेबलाइजेशन सिल्वर में आएगा और 4850 एंड 4900 के बीच में गोल्ड का एक स्टेबलाइजेशन पॉइंट आएगा। और उसके बाद में राइट वे जो स्पीड के ऊपर बढ़ना चाहिए, जो 7%, 8%, 10% की रेंज रहेगी, उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि $125 का साल के अंत में मैं ये टारगेट रखता हूं फॉर सिल्वर। और 5500 से 6000 के बीच में रखता हूं गोल्ड का। और ग्राउंड के अंदर बहुत अच्छी लेवाली निकली है बाजार में। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है मेरे हिसाब से टू द कंज्यूमर एज वेल एज टू द ज्वेलर। मनीषा जी। अविनाश जी, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट और शादियां दोनों की ही बाइंग यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। क्या टिकट साइज फिलहाल हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस साल की भी बात करें, पिछले साल तो तेजी थी ही, अभी भी 2026 में ओवरऑल ईयर के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिला है। इन लेवल्स पे टिकट साइज क्या है? टिकट साइज देखिए मनीषा जी, आज जिस कंज्यूमर की पॉकेट साइज कोई बहुत लंबी बड़ी नहीं है, तो टिकट साइज आज भी हम देखेंगे तो वो छोटा टिकट साइज ही मार्केट में बिक रहा है। जैसे कि अगर किसी की कैपेसिटी पहले 50 ग्राम की थी, तो वो आज 40 ग्राम ही खरीद पा रहा है। वो टिकट साइज डेफिनेटली छोटा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम निकला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एकदम से ड्राई डाउन हो चुका था बाजार, उसके अंदर एक लिक्विडिटी आई है, लोग आकर के खरीदना चालू करे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं मनीषा जी। अविनाश जी, जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर लगातार हमने बनते हुए नजर आई है, क्या कुछ राय आप यहाँ पर अब अपने ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को दे रहे हैं? एक्सचेंज को ले लीजिए, स्टडेड ज्वेलरी भी यहाँ पर ज्यादा दिखने लगी है, तो काफी सारी चीजें हैं जो मार्केट में हैं, लोग लेना चाहते हैं। हर डिप पे बाइंग भी बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मनीषा जी, हर डिप पे बाइंग बनती है। और जैसे कि अजय भाई ने बताया कि एसआईपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जो कि एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए और उसमें ही बढ़ना चाहिए। और जैसे कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी इज इंटैक्ट, तो उसके अंदर मुझे लॉन्ग टर्म में स्टोरी कोई खराब नहीं दिखती है। एज फार एज द ज्वेलरी इज कंसर्न, डेफिनेटली आज की डेट में एक्सचेंज ऑफ ज्वेलरी हैज स्टार्टेड इन अ बिग वे। हमने वित्त मंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने बोला था कि एक क्लैरिफिकेशन चाहिए जो एक्सचेंज ऑफ ज्वेलरी करता है, विच विल हेल्प द डोमेस्टिक सेक्टर ग्रो एज वेल एज एक जो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड का जो एक प्रेशर इंडिया के ऊपर होता है, वो भी कम होगा। एक्सचेंज ऑफ गोल्ड के ऊपर अगर से सरकार कोई क्लैरिफिकेशन दे कि इस पे कैपिटल गेन को हम छुटकारा दे रहे हैं, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड वे ऑफ स्टेबलाइजेशन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मनीषा जी। ओह वेल, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स काफ़ी सारा एक्सचेंज का गोल्ड है, रिसाइकल्ड गोल्ड है। अगर इसके ऊपर कोई टैक्स रियायत दी जाती है तो ऑब्वियसली हम वो यहाँ पर मार्केट्स में फिर से आता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया अविनाश जी साथ जोड़ने के लिए। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी की। अजय, कॉपर कैसे देखेंगे आप? क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली के साथ यहाँ कारोबार। ठीक है, मुझे लगता है कि कॉपर लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। सप्लाई साइड टाइट है और डिमांड हम देख ही रहे हैं, बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 4-6 महीने में जो एक बड़ा स्पाइक आया है, एक कहावत चली रही है कि कॉपर इज अ न्यू गोल्ड, कॉपर इज अ न्यू सिल्वर, उसकी वजह से हमने 1480 का स्पाइक लगते हुए देख चुके हैं। विद गिवन के चाइना के नंबर्स मैन्युफैक्चरिंग के ठीक ठाक है, लेकिन चाइना मार्केट हॉलीडे पे जा रहा है लूना न्यू ईयर के चलते, तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी दिखाई देगा। मुझे लगता है कि नीचे में हम 1140 1150 तक के भी लेवल कॉपर में देख पाएंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म 2026 के लिए कॉपर बहुत अच्छा लगता है, बट ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो 1140-50 तक के लिए वेट कीजिए। यहाँ पे जो भी 1250-60 तक मिलता है बेचिए। जब तक 1300 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल टुवर्ड्स 1140 1150 जोन।
ऑल राइट, यानी कि 1,000 रुपए की गिरावट यहाँ से एक्सपेक्टेड है, 1234 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे वहां पर आते हुए। लेकिन बात अब सोयाबीन की भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है ओवरनाइट मार्केट्स में। एक्चुअली थोड़ा सा ऑन अ हायर ट्रेंड ये लगातार रहा ही है। हमारे साथ जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई हैं। नीरव, चाइना ने यूएस से 12 मिलियन टन लिया है, 20 तक ले जाने की इच्छा है। अगले सीजन फिर शायद 20-22 की यहाँ पर खरीदारी होगी। मार्केट्स क्या इसे फैक्टर इन कर चुके हैं? सो ओवरऑल देखिए, सोयाबीन्स में इंडिया का सिचुएशन और वर्ल्ड का सिचुएशन दोनों सपोर्टिव है, बट इंडिया का सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम नॉन जीएमओ बीन्स ही इंपोर्ट करते हैं और इस साल हमारा क्रॉप काफ़ी लोअर है। 9 मिलियन का क्रॉप है। कैरी ओवर जो 2 साल से काफ़ी अच्छा चल रहा था वो भी कम है और भावांतर के चलते अच्छा अराइवल एटलीस्ट मध्य प्रदेश में आया। तो उसके बाद में अब फार्मर सेलिंग थोड़ी सी लोअर हो गई है। एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है महाराष्ट्र में सोयाबीन की अराइवल का। जैसी एक्सपेक्टेड महाराष्ट्र में सोयाबीन की अराइवल थी वैसी आई नहीं है। ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने जरूर वहाँ पे नाफेड ने प्रोक्योरमेंट किया है। टोटल महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स मिला के अबाउट 6 लाख टन के आसपास सोयाबीन स्टॉक हो गया है नाफेड के बाद। बट पिछले साल के 17-18 लाख टन के सामने नाफेड का स्टॉक भी काफ़ी कम है। सो ओवरऑल इंडियन सिचुएशन काफ़ी टाइट है एंड एवरी पासिंग मंथ मुझे लगता है कि 2-2 लाख टन के आसपास स्टॉक डिप्लीशन होगा स्टॉकिस्ट एंड प्रोसेसर्स के पास जो स्टॉक है। अभी करीब 15.5 से 16 लाख टन का स्टॉक स्टॉकिस्ट एंड प्रोसेसर्स के पास में है जो रिड्यूस होता जाएगा। उसी के सामने इंपोर्ट भी सोयाबीन्स का हम अफ्रीका से कर रहे हैं, बट एक लिमिटेड सप्लाई ही अफ्रीका में रहती है। वेस्ट अफ्रीका से जो इंपोर्ट के बार्गेन्स लोगों ने किए हैं वो अबाउट 5 से 6 लाख टन का इंपोर्ट लाइनअप बना रहा है। बट उस कप को चलते हुए भी मुझे लगता है ओवरऑल इंडियन सिचुएशन सपोर्टिव है। वहीं हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी एक शिकागो में सपोर्टिव ट्रेंड आ रहा है। अर्जेंटीना की क्रॉप पे थोड़ा सा 2 से 3 मिलियन का रिडक्शन कुछ एनालिस्ट अब लिखना चालू किए हैं। सामने ब्राजील में एक आध दो एनालिस्ट ने थोड़ा सा स्लाइटली हायर क्रॉप बताया है, बट नेट फिर भी ऐसा लग रहा है कि एक बॉटमिंग आउट फेज में इंटरनेशनल सोयाबीन एंड सोया मील मार्केट भी हो गया है। वहीं ऑयल तो सपोर्टिव चल ही रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर चाइना ले रहा है, आपको लगता है उसका भी फायदा आगे जाके लगातार बाजार को मिलेगा, या फिर वो एक ज्यादातर तौर पर इंटरनेशनल न्यूज ही है? वन पार्ट इज दैट। सेकंड इज जिस तरह का सपोर्ट हमने सोयाबीन में एंड इन सम सेंस पाम तेल में भी आता हुआ देखा है, क्या ये जारी रहता हुआ नजर आएगा? यहाँ से किस तरह के लेवल्स आगे बन सकते हैं? ऑयल्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सनफ्लावर और सोया ने उसका काफ़ी बहुत काम कर दिया है। दे आर ऑलरेडी क्वाइट हाई प्राइस्ड। उसके सामने वहाँ पाम एक रीजनेबल प्राइस्ड ऑयल था, बट गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। जब सोयाबीन ऑयल 1200 के ऊपर भी मार्च कर रहा था, यहाँ सनफ्लावर ऑयल 1400 के ऊपर हो गया, तो 1110 का पाम थोड़ा सा चीपर लगने लग गया और स्प्रेड्स भी काफ़ी वाइडन हो गए। इसीलिए अब वो पाम 1160-55 के रेंज में आ गया है। आज फरवरी पाम ऑयल 1150-55 के बीच में है। मार्च पाम ऑयल 1160 के 65 के बैंड में चल रहा है। सो ये प्राइस अब यहाँ से $10-20 नीचे में बहुत वेल सपोर्टेड हो गया है। उसी के सामने देखना रहेगा कि कितना ज़्यादा रैली पाम कर पाता है नहीं कर पाता, क्योंकि अभी भी मलेशिया के पास स्टॉक अच्छा है। 3 मिलियन का स्टॉक एक्सपेक्टेड है कि 2.8-2.85 मिलियन के आसपास का हो जाएगा।